मनोज तिवारी और उत्तराखंड राज्य से आया हूँ और उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़े ज़िले से वहाँ से तीसरी बार विधायक के रूप में निर्वाचित होके इस सम्मेलन में आया हूँ। देखिए, मेरे जीवन काल में जो ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन है 2023 भारत, प्रथम बार मुझे इसमें निमंत्रण पत्र स्वीकार किया हुआ और मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हुई कि इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में जिसमें पूरे देश के विधायकों को निमंत्रण पत्र दिया गया और वो लोग सम्मिलित हुए हैं और उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं और इस विधायक सम्मेलन में जहां विभिन्न प्रांतों के भाषा बोली उससे हमारा उन विधायकों के माध्यम से परिचय होगा और उसके साथ साथ जो विभिन्न राज्यों के हमारे विधायक हैं उनसे हमारा परिचय होगा और उनके वहाँ के चीज़ों के बारे में, उनकी जो उस राज्य की नीति है उसके बारे में विचार आदान प्रदान होंगे। और उसके बाद जो सबसे मुख्य बात है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी हमारे जो लोकसभा के पूर्व स्पीकर्स हैं, अध्यक्ष हैं, वर्तमान हैं या विभिन्न राज्यों के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके विचारों को सुनने का अवसर मिलेगा और जो बहुत कम जानकारियाँ जो हम पर हैं उस जानकारी में वृद्धि होगी। और ये एक विधायक का दायित्व भी होता है, कर्तव्य भी होता है और उसका जितना वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्ञान अर्जित कर ले तो उसके जीवन काल में, उसके विधायकी में उसको कहीं ना कहीं उसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा। देखिए, क्योंकि हम लोग एक ऐसे राज्य से आते हैं जो मैदानी भूभाग भी है, पर्वतीय भूभाग भी है और हम लोग पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं और सबसे ज़्यादा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारा आज बहुत चिंता का विषय है, जो पलायन लगातार हो रहा है और जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें जो अनुदान मिलता है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित होते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ लगातार हमारे क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है उससे जो है कि हमारे उत्तराखंड राज्य की जो 70 विधानसभाएं हैं उसमें क्षेत्रफल के आधार पर जो विधानसभाओं को वर्गीकृत किया गया है, उससे हमारे आने वाले समय में जब भी परिसीमन होगा तो कहीं ना कहीं जैसे हमें पहले एक सीट का नुकसान हुआ और फिर एक सीट का नुकसान होने आ रहा है, उससे ये होगा कि जहाँ हमारे प्रतिनिधि की संख्या बढ़ती थी उनका जो राइट्स है वो हमें मिलता था, उनके जो वित्त का है वो पैसा ज़्यादा मिलता था, लेकिन कम क्षेत्रफल होने से, हमारे कम जनसंख्या होने से, क्षेत्रफल अधिक होने से उससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है। और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि पर्वतीय क्षेत्र में क्योंकि उसकी टोपोग्राफी बड़ी विपरीत होती है और वहाँ पर जनसंख्या कम होगी लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें पैसा कम मिलने के कारण, धन कम मिलने के कारण हम लोग जिस तेज़ी से विकास कर सकते हैं वो सारी उसमें बाधा आती है। और मेरा आप सबके माध्यम से, इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के माध्यम से एक अनुरोध है कि क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन होना चाहिए, ना कि जनसंख्या के आधार पर, या तो दोनों चीज़ों को लेना चाहिए, क्षेत्रफल, जनसंख्या। और वो कहीं ना कहीं हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जो मूल भावना है वो कहीं ना कहीं उसमें हम सफल होंगे। और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम लोग के लिए कि हमारा पर्वतीय जो भूभाग है उसमें हमें व्यक्तिगत बहुत जनसंपर्क करना पड़ता है, क्योंकि दिन भर में 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और वहाँ की जो समस्या हैं उनसे हमें रूबरू होना पड़ता है। और पर्वतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा है पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है और उसको हमें सदन में उठाना पड़ता है। देखिए, वैसे तो मैं राजनीतिक परिवार से हूँ और जब मैं छोटा था तो मेरे ताऊजी, क्योंकि हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं और मेरे ताऊजी ने, मेरे परिवार ने स्वतंत्रता से के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मेरे ताऊजी उत्तर प्रदेश में 2 बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश में, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में वन मंत्री, आबकारी मंत्री रहे। और पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक होने के कारण मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। और प्रारंभ में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन
पारिवारिक संस्कार थे और राजनीति का कीड़ा था। तो जब विश्वविद्यालय में आया, तो जब मैंने बीए में प्रवेश किया, तो वहाँ पर सीआर के चुनाव होते, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के। उस चुनाव में मैंने प्रतिभाग किया और जीता। फिर मेरी रुचि बढ़ी। उसके बाद मैंने फैकल्टी की जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में रहा। फिर मैं यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी बना, फिर प्रेसिडेंट बना यूनिवर्सिटी का, फिर म्यूनिसिपल बोर्ड का मेंबर बना, और तब से लगातार 2002 से चुनाव लड़ते आ रहा हूँ। और प्रथम चुनाव 2002 में मैं चुनाव हारा, और उसके बाद 7 में विधायक बना, 12 में विधायक बना, 17 में चुनाव में हारा। उसके बाद मैं फिर इस बार विधायक के रूप में निर्वाचित, लगभग 3 बार मैं विधायक बन चुका हूँ। और जब पहली बार मैं विधायक बना, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक विधायकी का जो संसदीय है उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं प्रतिपक्ष के रूप में विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ, और मुझे विधानसभा में प्रतिपक्ष के रूप में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और ये मुझे एहसास हुआ कि अगर व्यक्ति सत्ता के रूप में निर्वाचित होकर जाता है तो बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाता है, लेकिन विपक्ष के रूप में और उसकी रुचि हो तो बहुत कुछ सीखने का वो प्रयास करता है। चाहे वो हमारे संसदीय जो हमारी नियमावली है, जो परंपराएं हैं, उसके बारे में प्रश्नों के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाता है। तो जब पहली बार मैं प्रतिपक्ष के रूप में एक विधायक के रूप में गया, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। और जो हमारे वरिष्ठ राजनीतिक हैं और जो हमारे संसदीय ज्ञान के जो ज्ञाता लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाने का प्रयास किया। लेकिन ये तो राजनीतिक और ये सफ़र है, जीवन का सफ़र है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना पढ़ ले, जितना सीख ले, वो उसके काम ही आता है। तो ये अभी प्रयास है मेरा इस सम्मेलन में आने का। इस सम्मेलन में इसीलिए आया हूँ कि यहाँ पर लोगों से मिल सकूँ, उनकी समस्याओं को, प्रांतों को समझ सकूँ, और उसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको और गहराई से उसको जान सकूँ। और निश्चित रूप से मेरा जो राजनीतिक जीवन है वो बहुत संघर्ष वाला रहा है, और आज भी संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो विधानसभा है वो उसकी अगर उसके जानकारी लेंगे तो उसमें हमारी जो सत्ता की पार्टी इस समय उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर अधिक उसके मतदाता है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य कि मेरी क्षेत्र की जनता मुझे इतना स्नेह देती है कि ये मुझे लगातार उस क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित कर रही है। लेकिन मेरे सामने बहुत सारी राजनीतिक चुनौतियाँ भी हैं और समस्याओं की भी चुनौतियाँ हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन राजनीतिक चुनौतियों को भी मैं स्वीकार करता हूँ और करता रहूँगा, और जो समस्या है उनके लिए संघर्ष करता रहूँगा। और बहुत ऐसी समस्याओं को मैंने निदान भी किया है, और उसके लिए अभी लड़ भी रहा हूँ और आगे भी करूँगा। देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, तो मेरे ताऊ जी स्वर्गीय गोवर्धन तिवारी जी, जो उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, तो वो मेरे आइडियल हैं। और उसके साथ साथ जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, वो हमारे इस उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी हैं। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और उन्होंने ही मुझे जो बड़ी राजनीतिक पारी है उसमें लाने का प्रयास किया। और आज मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं माननीय हरीश रावत जी की वजह से हूँ, और वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। वो अपनी विद्वता के धनी हैं, संसदीय ज्ञान के ज्ञाता हैं, तो उनसे राजनीतिक भी सीखने को मिलती है, संसदीय ज्ञान को भी सीखने का मिलता है, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो माननीय हरीश रावत जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है, और ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारत की के जन्मभूमि में मुझे जन्म लेने का अवसर मिला है। और मैं समझता हूँ कि मेरे भारत का जो संविधान है वो अपने आप में एक विशाल संविधान है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें संविधान के निर्माता के रूप में उन्हें जो संविधान दिया, उस समिति ने, तो हमारा एक बहुत सुंदर और खूबसूरत ये संविधान है। और इस संविधान में जो सबसे है कि हमें अपनी बात को खुले मन से, खुले विचारों से रखने का अवसर मिलता है, और समान नागरिकता, और ये भारत का देश है जो समान नागरिकता की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस संविधान में मिली है, तो ये इस संविधान की खूबी है। मेरा जो यादगार इलेक्शन है 2022 का रहा है, क्योंकि मात्र मैं 127 वोटों से जीता हूँ। और उसके साथ साथ जब मैं चुनावी क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, तो जब अंतिम समय था, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो अल्मोड़ा में आए और उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।
और देश का प्रधानमंत्री मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं चुनाव में, और उसके बाद भी मैं चुनाव जीत जा रहा हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा यादगार पल है और मैं इसके लिए अपनी क्षेत्र की सम्मानित जनता का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के आने के बावजूद भी उन्होंने मुझे चुनाव में निर्वाचित किया है। तो ये मेरा सबसे बड़ा यादगार पल है और इसको मैं कभी भूल भी नहीं सकता हूँ। मैं बहुत संघर्षशील व्यक्ति हूँ और मैंने अपने पारिवारिक, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बच्चा, और मैंने इस राजनीतिक जीवन में इस राजनीतिक जीवन में बहुत त्याग किया है। और मैंने अपने बच्चे से भी और अपनी पत्नी से भी ये कहा कि आप मेरे लिए बहुमूल्य हैं, क्योंकि आप परिवार के व्यक्ति हैं, आप मेरी धर्मपत्नी, आप मेरे बच्चे हैं, आपके प्रति मेरा कर्तव्य तो है ही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे परम स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और तीसरी बार इस क्षेत्र का विधायक बनाया और बड़ी बड़ी चुनौतियों को देखते हुए, तो मैंने उनसे कहा है कि मेरा पहला कर्तव्य है कि क्षेत्र की जनता को मैं प्राथमिकता दूं करके। और मैंने कोशिश करी है, सामंजस्य किया है, लेकिन बड़ी चुनौती भी रहती है, हर तरह का परिस्थिति भी रहती है, लेकिन मेरे परिवार के लोगों का मुझे हर पल पे, कदम कदम पे सहयोग मिलता है। इसलिए मैं जो राजनीतिक है उसको प्रथम रूप में देखता हूँ। मुझे जो लगता है मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरा व्यवहार, और मुझे लगता है कि यही इसी व्यवहार के कारण मैं अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में अपने आप को स्थापित कर पाया हूँ, क्योंकि इसी व्यवहार के कारण मेरी क्षेत्र की जनता मुझे स्नेह भी करती है, मुझे प्रेम भी करती है। और मैं समझता हूँ कि आज मैं तीसरी बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं एक व्यवहारिकता ही मेरा प्रथम कारण है कि जो मुझे यहाँ पर निर्वाचित करके लाया है। मैं इस भारत के जो युवा हैं, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और निश्चित रूप से भारत को विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ना है, और मैं चाहता हूं कि आजकल के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहिए। और उनसे कहूँगा कि इस राजनीति में इसको हीन भावना से ना देखें, इसको प्रेम से देखें। और मैं अपने युवाओं से एक संदेश देना चाहता हूं कि आप राजनीति को में आइए और जितना आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं पढ़ लिख कर आइए। और आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, विद्वता के धनी हैं, और जब ये लोग आएंगे और ईमानदार लोग आएंगे तो तभी हमारी राजनीति में पारदर्शिता भी होगी और इसका विजन भी होगा और अच्छे लोग, आइडियोलॉजी होगी। और अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए शुभ संकेत होगा। और मैं अपने युवाओं से अपील करूंगा कि आज की चुनौती को देखते हुए, आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, आज के वातावरण को देखते हुए, आज का जो माहौल किस तरह से हमारे भारतवर्ष को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग को एक अच्छे मन से, एक अच्छे विचारों से और एक स्वस्थ विचारों से आके राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति में आके चाहे एक विधायक के रूप में हो, चाहे एक सांसद के रूप में हो, अच्छी तार्किक बहस करनी चाहिए, नीतिगत मुद्दों को लेके आना चाहिए और एक अच्छे जो हमारे विधेयक हैं उनको प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पास करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं अपने युवा साथियों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सबके लिए राजनीति के दरवाजे खुलें और आप अच्छी प्रतिस्पर्धा के साथ इस राजनीति में एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करने के लिए आइए।